नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम यूपीएससी हिंदी जो अनअकैडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, इस स्पेशल सेशन में वर्ष 2020 की यूपीएससी प्री और इसके आसपास होने वाले तमाम सिविल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये पूरा टॉपिक तैयार किया जा रहा है। इस क्रम में कल हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों क्लास में भारत बांग्लादेश को स्टार्ट किया था और मैंने बांग्लादेश की पूरी कहानी आपको समझाई थी कि किस प्रकार से बांग्लादेश का उद्भव हुआ, बांग्लादेश की ज्योग्राफी क्या है, बांग्लादेश किस प्रकार से इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, ये बहुत सारे इश्यूज कल हमने चर्चा किए थे। अभी लेटेस्ट जो है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार तीसरी बार और वैसे चौथी बार अवामी लीग के नेतृत्व में फिर एक बार शेख हसीना की सरकार बनी है और शेख हसीना की सरकार का बांग्लादेश में बनना भारत बांग्लादेश के बेहतर संबंधों की ओर संकेत करता है। शेख हसीना एक बहुत ही प्रगतिशील महिला है, वो भारत की पक्षधर मानी जाती है, जबकि उनका विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनकी मुखिया खालिदा जिया भारत विरोधी, पाकिस्तान और चीन की समर्थक मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना का पीएम बनना पुनः भारत और बांग्लादेश के संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में बांग्लादेश दक्षिण एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दक्षिण एशिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बांग्लादेश है, जो 7.1 की दर से आगे बढ़ रही है। यह बहुत रोचक है बांग्लादेश के लिए कि एक बांग्लादेश जिसका लंबे समय तक अंग्रेजों द्वारा शोषण हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने शोषण किया और 1971 में जो देश एग्जिस्टेंस में आया, तमाम अपने हालातों से जूझते हुए, लड़ते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए आज बांग्लादेश जिस मुकाम पर पहुंचा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और हमारे लिए बांग्लादेश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। वर्तमान में भारत के पड़ोसी देशों में जहां किसी देश के साथ कोई ना कोई, चाहे पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, कोई ना कोई बिंदु पर कोई विवाद है, वहीं बांग्लादेश के साथ वर्तमान में हमारे पड़ोसी देशों में सबसे बेहतर संबंध स्थापित हो रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए अभी हाल ही में पीएम की यात्रा को स्थगित किया गया है, अन्यथा एक नई ऊंचाइयां फिर दोनों देशों को मिलने वाली थी। लेकिन ये कोविड-19 का जो महामारी खत्म होगी, उसके साथ ही पुनः रिश्तों में एक नई आगाज देखने को मिलेगी। आज हम वर्ष 2020 के एग्जाम्स को देखते हुए कुछ करंट अपडेट पर काम करेंगे कि भारत बांग्लादेश से प्रश्न क्या बन सकते हैं। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरे का। जिन चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको आप एक बार आराम से इसमें देखें। सबसे पहले मेरा पॉइंट जो होगा वो होगा कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। इससे पहले का इतिहास और भूगोल जैसे तमाम चीजें हम देख चुके हैं, कौन कौन राष्ट्रपति बना, कौन तानाशाही राष्ट्रपति, इसका पूरा हमने डिटेल कर लिया है। उसके लिए आप हमारा कल वाला वीडियो जरूर देखें। ये बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश पार्ट 2 है, ये इंडिया बांग्लादेश पार्ट 2 है, इसलिए आप हमारा पार्ट 1 जरूर देखें। अब मैं सबसे पहले भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों को बेहतर करने के लिए मैं यहां पर पहला पॉइंट, मैंने हालांकि दोनों दूसरा पॉइंट बनाया, लेकिन यहां पर आप लोग इसको पहला पॉइंट बनाना कि भारत एवं बांग्लादेश को अगर बेहतर संबंध स्थापित करने हैं तो सबसे पहले दोनों देशों को अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा है, साझी संस्कृति है और साझा इतिहास है जो इन दोनों देशों को जोड़ता है। बंगाली संस्कृति जो भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है, दुनिया की सबसे विकसित संस्कृतियों में से एक है। इसलिए
सबसे पहले भारत बांग्लादेश के संबंधों को अगर बेहतर बनाना है तो प्रयास जो है हमें सांस्कृतिक स्तर पर करने चाहिए, मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर बल देना चाहिए। इस क्रम में जैसे जैसे भारत एवं बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हैं, इसलिए दोनों देशों ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती को मिलकर बनाया था। यह बेसिकली भारत बांग्लादेश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी प्रकार बांग्लादेश की सरकार ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जो उस समय बांग्लादेश के निर्माण के समय भारतीय संसद के विपक्ष के नेता थे, उन्हें भी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सम्मान से नवाजा है, जो हमारे लिए फख्र की बात है। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी शेख हसीना को अनेक पुरस्कारों से नवाजा है, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महत्वपूर्ण है। सबसे बढ़कर भारत बांग्लादेश की सरकारों के साथ साथ, भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार के साथ साथ यदि हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर बल देंगे तो शायद भारत बांग्लादेश संबंधों को और नई ऊंचाइयां प्रदान की जा सकती है। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही ट्रेड टू डिप्लोमेसी, जब किसी देश की जनता को जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी को ट्रेड टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। और ट्रेड टू डिप्लोमेसी के तहत भारत की जनता को बांग्लादेश की जनता के साथ जोड़ने के लिए परिवहन कूटनीति पर बल दिया जा रहा है। जैसे मैत्री एक्सप्रेस, ये मैत्री एक्सप्रेस एक ट्रेन सर्विस है, एक ट्रेन सेवा है जो कलकत्ता को ढाका से जोड़ती है, और इसके माध्यम से हजारों यात्री भारत और बांग्लादेश में आते जाते हैं, जिससे दोनों देशों की आवाम आपस में जुड़ती है। इसी प्रकार बांग्लादेश और भारत के मध्य बंधन एक्सप्रेस भी महत्वपूर्ण है, जो कलकत्ता को खुलना से जोड़ती है। खुलना बांग्लादेश का एक सिटी है और इन दोनों को जोड़ती है बंधन एक्सप्रेस। इसी प्रकार कलकत्ता ढाका अगरतला बस सेवा को भी शुरू किया गया है। कलकत्ता ढाका अगरतला में बस सेवा, और साथ साथ ढाका शिलोंग गुवाहाटी बस सेवा भी स्टार्ट की गई है, जो कि दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी पर बल देगी। तो ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखोगे। जो हमारा सांस्कृतिक प्रयास है, वो सांस्कृतिक प्रयास निश्चित रूप से भारत बांग्लादेश संबंधों को अहम दिशा प्रदान करेगा। अब उसके बाद हम देखें द्विपक्षीय व्यापार। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है बाइलेटरल ट्रेड। भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया की दो महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और अधिक बढ़ता है, और ध्यान रखना कोविड-19 संकट जैसे खुलेगा, दुनिया एक बार फिर ओपन होगी, तो उसके बाद निश्चित रूप से भारत और बांग्लादेश उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। और यदि दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है तो भारत और बांग्लादेश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक नई दिशा दे सकेंगे। इसलिए हमें आर्थिक क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करने चाहिए। तो पहला था सांस्कृतिक प्रयास और दूसरा है द्विपक्षीय व्यापार। तीसरा पॉइंट, अगर आप लोग जानते हैं तो भारत में अगर सबसे कम विकास किसी क्षेत्र का हुआ है भारत के अंदर, तो भारत में सबसे कम विकास नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत का हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हुआ है, उत्तर पूर्वी भारत। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, उत्तर पूर्वी भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत है, उस उत्तर पूर्वी भारत की सीमा जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अर्थात बांग्लादेश ही एक मध्यम मार्ग बन सकता है। यही कारण है कि अगर भारत को अपने उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास करना है तो उसमें दो देश अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।
और वो दो देश जो है वह है, जो दो देश हैं वह है बांग्लादेश और म्यांमार, और उन दोनों देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। जैसे आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैंने ये कहा कि भारत में सबसे कम डेवलपमेंट जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का हुआ है, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में या तो हम यहां से परिवहन दे सकते हैं म्यांमार से, और यहां से एक चल रहा है सितवे कालादान रिवर प्रोजेक्ट, यहां से एक प्रोजेक्ट ही चल रहा है सितवे कालादान रिवर प्रोजेक्ट। दूसरा जो है बांग्लादेश की बाउंड्री भारत के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। यदि भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर होंगे तो इस स्थिति में हम उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इसलिए उत्तर पूर्वी राज्यों तक हम बेहतर सामान पहुंचा सकें, उनके सामान को दुनिया के अन्य भागों में पहुंचा सके, इसके लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार के साथ में उसके 2 बंदरगाहों के लिए समझौता किया है। इसको आप याद रखना, आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में वे कौन से 2 बंदरगाह हैं जो बांग्लादेश के हैं और वे भारत के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नॉर्थ ईस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अहम भूमिका अदा करेंगे। तो वो 2 बंदरगाह हैं, नंबर 1 चटगांव और नंबर 2 मोंगला बंदरगाह। तो आप लोग ध्यान रखना, चटगांव और मोंगला बंदरगाह भारत परिवहन के रूप में यूज करेगा। इसके लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, और इस समझौते से निश्चित रूप से भारत बांग्लादेश संबंधों को तो दिशा मिलेगी, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में परिवहन की स्थिति को और बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। इसी प्रकार एक भारत बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन हिस्टोरिकल साबित हो सकती है, और इसके लिए सितंबर 2018 में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था। उस पाइपलाइन का नाम दिया गया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन 2018। और ये पाइपलाइन किन 2 को जोड़ेगी? तो ध्यान रखना, ये जो पाइपलाइन है ये भारत के सिलीगुड़ी को, और सिलीगुड़ी कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल के अंदर। ये सिलीगुड़ी को जोड़ेगा प्रभातीपुर से, सिलीगुड़ी को प्रभातीपुर से जोड़ेगा। प्रभातीपुर बांग्लादेश के अंदर है। आप लोगों को वापस में बता रहा हूं कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने कदम उठाया है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य एक गैस पाइपलाइन के लिए, एक पाइपलाइन के लिए प्रोजेक्ट, एक समझौता हुआ है जिसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन 2018। लगभग 346 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 130 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन डाली जाएगी। ये पाइपलाइन सिलीगुड़ी को प्रभातीपुर बांग्लादेश से जोड़ेगी, जिसके माध्यम से भारत से खनिज तेल, मिनरल ऑयल की सप्लाई बांग्लादेश को की जाएगी। कहते हैं कि लगभग 2.5 लाख टन डीजल प्रति वर्ष भारत बांग्लादेश को भेज सकेगा, जिससे बांग्लादेश की न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि भारत बांग्लादेश संबंध भी बेहतर होंगे। तो आप इन 2 चीजों को स्पेशल ध्यान रखें। वे कौन से 2 नए बंदरगाह हैं जो भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं? चटगांव और मोंगला। और ध्यान रखना, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं चीन की मैरीटाइम सिल्क रूट की जो परियोजना है उसको संतुलित करने में भी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो यहां पर ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं, उसी में हम आगे बढ़े। तो एक प्रयास ये भी किया गया है, भारत और बांग्लादेश दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है। उस एग्रीमेंट का नाम है व्यापक सीमा प्रबंधन समझौता। व्यापक सीमा प्रबंधन समझौता। आपसे पूछे कि ये क्या है? कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, अगर वो इसकी टर्म्स को इंग्लिश में देखना चाहे, व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट,
कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट, व्यापक सीमा प्रबंधन समझौता। ये क्या है? तो बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की एक बहुत लंबी सीमा है, एक लंबी साझी सीमा है। और यदि इस सीमा को बहुत बेहतर तरीके से व्यवस्थित ढंग से न संभाला जाए तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य अवैध अप्रवास, इलीगल माइग्रेशन, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव का दुर्व्यापार, बच्चों की खरीद फरोख्त, जाली मुद्रा का संचालन जैसी चीजों में यह सीमा अहम भूमिका अदा कर सकती है। इसको रोकना होगा। अगर इस सीमा का दुरुपयोग हुआ तो भारत बांग्लादेश संबंध बिगड़ेंगे। साथ ही साथ हम जानते हैं कि हमारे कई उल्फा के उग्रवादी भाग करके बांग्लादेश में जाते हैं। अतः इन दोनों के मध्य बेहतर संबंधों से और व्यापक सीमा प्रबंधन से ऐसी गतिविधियों को रोका जा सकेगा और इसके लिए दोनों के मध्य समझौता हुआ है, व्यापक सीमा प्रबंधन समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट, जिसके द्वारा दोनों बांग्लादेश राइफल्स और इंडियन आर्मी जो है बीएसएफ इस बॉर्डर को मैनेज करने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। तो यह होगा व्यापक सीमा प्रबंधन समझौता। एक आप लोग ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के मध्य आर्थिक निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है जिसका नाम है निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता। यह 10 वर्षीय समझौता है, 10 ईयर एग्रीमेंट है, 10 वर्षीय समझौता है जिसका पूरा नाम है निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। वापस में रिपीट कर रहा हूं, इसका नाम है निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है भारत बांग्लादेश में निवेश को बढ़ावा देगा। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे रिलायंस पावर, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप बड़े स्तर पर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बांग्लादेश की आधारभूत संरचना, सड़क, पेयजल, अस्पताल और ऊर्जा सुरक्षा को स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। तो यहां पर 2 टर्म्स हैं, निवेश संवर्धन मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे कौन? भारत और उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एवं संरक्षण समझौता। यहां पर संरक्षण का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि बांग्लादेश में निवेश करती है, जैसे अगर रिलायंस पावर की स्थापना वहां पे कर रही है ताकि वहां ऊर्जा सप्लाई की जा सके, तो रिलायंस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और भारत की है, और कल को मान लीजिए कि बांग्लादेश में सरकार बदल जाएगी आने वाले 5 वर्षों के बाद, तो क्या नई सरकार जो होगी वो उस रिलायंस पावर का राष्ट्रीयकरण करके उससे अपने राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकती है? तो ऐसी स्थिति में यह एग्रीमेंट हुआ है क्या कि भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर बांग्लादेश में निवेश करती है तो भारत सरकार उस निवेश को बढ़ावा देगी और बांग्लादेश की सरकार उस निवेश को संरक्षण प्रदान करेगी, ऐसे ही करेगी जैसे राष्ट्र की संपत्ति का करती है, परंतु उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, नो नेशनलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता। ये भारत बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ जिसने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बेहतर बनाने में निश्चित रूप से अपनी अहम भूमिका अदा की है। अब उसके आगे हम देखें, भारत और बांग्लादेश ने बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए एक और समझौता किया, इसका नाम है भूमि सीमा समझौता। एक समझौता जो है भूमि सीमा
समझौता, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। मेरे दृष्टिकोण से ये भारत बांग्लादेश रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। अब ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4096 किलोमीटर है। अब सपोज कीजिए कि ये 1 मिनट के लिए हमने इसको मान लिया ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हुआ और ये भारत है। यहां पर ये भारत, ये भारत और ये भारत। अब सपोज कीजिए यहां पर ये कोई बस्ती है जो इस बॉर्डर के पास में है, ये बस्ती है जो बॉर्डर के पास में है, और ये बांग्लादेश की है और भारत के अंदर है। मतलब ये जो बस्ती है, ये जो बस्ती है ये बांग्लादेश की और भारत में है। और सपोज कीजिए ये कोई बस्ती है, ये भारत की है और बांग्लादेश के अंदर है। तो इस प्रकार की बस्तियों को एन्क्लेव कहा जाता है। इस प्रकार की बस्तियों को एन्क्लेव कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये लगभग 70 वर्ष पुराना मुद्दा है। 70 ईयर, मतलब जब भारत आजाद हुआ था उस समय की बात है। तब आप ये कहोगे कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई कि ये एन्क्लेव्स आए कैसे। तो पहले मैं आपको एन्क्लेव समझाता हूं कि एन्क्लेव्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए कि ये सर्किल जो है ये भारत को दिखा रहा है, और इस सर्किल के अंदर ये छोटी सी बस्ती है और ये बांग्लादेश की है। ये पूरा सर्किल भारत को दिखा रहा है। इस सर्किल के अंदर एक छोटा सा सर्किल है और ये जो बस्ती है बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश की सरकार यहां पर किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकती। कोई भी ऐसा क्षेत्र जो किसी अन्य देश की सीमाओं से घिरा हुआ हो और अपने देश से दूर हो, उसको हम कहेंगे एन्क्लेव। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बांग्लादेश हो, ये बांग्लादेश हो, और उसके अंदर ये बस्ती हो जो भारत की है, ये बस्ती भारत की है। अब यहां रहने वाले ये लोग, ये बस्ती और ये लोग भारत के हैं, लेकिन भारत सरकार इनसे संपर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उस साइड में चले गए। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये ऐसी बस्तियां बनी कैसे, ये ऐसी बस्तियां बनी कैसे? हां, एक तो गया एन्क्लेव। कई बार क्या होता है कि जैसे ये भारत इंडिया, और उसमें ये बस्ती बांग्लादेश की है, और उस बांग्लादेश की बस्ती में ये इंडिया की एक बस्ती है। ऐसा भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे काउंटर एन्क्लेव। तो एन्क्लेव्स और बहुत सारे काउंटर एन्क्लेव्स, बस्ती के अंदर बस्ती। इस प्रकार की भारत और बांग्लादेश के बीच में 162 बस्तियां थी, 162। और ये 162 बस्तियों में से 111 बस्तियां भारत में थी और 51 बस्तियां बांग्लादेश के अंदर थी। और लंबे समय से इनको लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर विडंबना और दुर्भाग्य था तो इन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों का था, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश की बस्ती है और बांग्लादेश के नागरिक है तो बांग्लादेश की सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। और यदि वो बस्तियां भारत की है तो भारत सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। इसलिए न उनके पास में आधार कार्ड था, न राशन कार्ड था, और न एज ए नागरिक जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका पूरा पोषण हो रहा था। इस कारण से जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने तब ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। उस समय भी 1958 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में इन बस्तियों को लेकर समझौता हुआ था। परंतु चूंकि संबंधों में इतनी ज्यादा कड़वाहट थी भारत पाकिस्तान में, इसलिए इनका कुछ हो ही नहीं सका।
फिर 1971 में जब बांग्लादेश बन गया, तब बांग्लादेश बनने के बाद में 3-4 साल तक वहां इतनी उथल पुथल रही कि कुछ हो नहीं सका। लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच समझौता हुआ। लेकिन हकीकत में यह हुआ कि जब 75 में शेख मुजीब की हत्या हो गई और वहां पर तानाशाही शासन स्थापित हो गया, जो मैंने कल आपको समझाया था, और वहां का तानाशाही शासन जिसमें जियाउर रहमान और जनरल एच.एम. इरशाद भारत विरोधी थे, तब इन बस्तियों पर फिर एक बार काम नहीं हो सका। उसके बाद 2011 में एक बेहतरीन प्रयास हुआ मनमोहन सिंह एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य, लेकिन इंप्लीमेंटेशन फिर भी नहीं हो सका। इस क्रम में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही साहसिक निर्णय मानूंगा कि 70 साल पुरानी इन बस्तियों का फैसला उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कर दिया और इन नागरिकों को एक नया जीवन दान दिया। यह मोदी सरकार का एक बेहतरीन कदम था, जिसको हम कहते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा भारतीय संसद से एक कानून पास हुआ और उस कानून के तहत एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। और इस लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत यह तय हुआ कि भारत 111 बस्तियां बांग्लादेश को देगा। मतलब भारत जो है वो 111 बस्तियां बांग्लादेश को देगा, भारत 111 एन्क्लेव्स बांग्लादेश देगा और बांग्लादेश भारत को 52 एन्क्लेव्स देगा। टोटल हो गए 162। इन 162 बस्तियों को लेकर दोनों देशों के मध्य जो समझौता हुआ उसे हम भूमि सीमा समझौता कहते हैं, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर भारत की 1 इंच जमीन भी किसी को देनी हो और 1 इंच जमीन ही किसी से लेनी हो, तो इसका उल्लेख हमारे संविधान की आर्टिकल 2 में है और इसका अधिकार भारतीय संसद को प्रदान किया गया है। इसलिए भारतीय संसद में, इंडियन पार्लियामेंट में 119वां संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान रखना, 119th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। बिल नंबर था 119वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया, विधेयक संसद में रखा गया। और जब विधेयक, कोई इंग्लिश में कहते हैं बिल, और जब बिल संसद पास कर देती है तो बन जाता है एक्ट। जब बिल संसद पास कर देती है तो बन जाता है एक्ट। इस नाते भारतीय संसद ने 119वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास हुआ वही बन गया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जिसके द्वारा यह तय हुआ कि भारत अपनी 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपेगा और बांग्लादेश की 51 बस्तियां भारत लेगा। साथ ही साथ यहां रहने वाले नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहे तो जिस बस्ती में रहना चाहते हैं उस पर रह सकते हैं। मतलब उन्हें नागरिकता चुनने का अधिकार दिया गया। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बस्ती ये बांग्लादेश है और ये इंडिया की बस्ती है और इसको बांग्लादेश को सौंप दिया गया, तो यहां रहने वाले नागरिकों को अधिकार दिया गया कि उनकी बस्ती भले ही बांग्लादेश में चली गई हो, लेकिन वे अपनी नागरिकता के लिए भारत में आ सकते हैं। मतलब उस बस्ती को छोड़ के वो भारत को अपना सकते हैं। ऐसे 50,000 लोग थे 162 बस्तियों में जिन्हें नागरिकता चुनने का अधिकार दिया गया। इसलिए भारत और बांग्लादेश के संबंधों में ये भूमि सीमा समझौता
एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसने न केवल सीमा विवाद का समाधान किया है, बल्कि 70 वर्षों से जो लोग एक प्रकार की त्राही त्राहीपूर्ण जीवन जी रहे थे, उनको भी भारत की मोदी सरकार ने एक नया जीवन दान दिया है। भारतीय संसद, ये बिल जो था 119वां, ये किस वर्ष पास हुआ? तो ध्यान रखना, 100वां संविधान संशोधन भारतीय संसद ने पास किया है 2015 के अंदर, 2015 के अंदर ये बिल पास हुआ है। तमाम चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो एक चीज नहीं आई होगी कि सर, ये बस्तियां, जो बांग्लादेश की बस्ती थी वो भारत में, और भारत की बस्ती बांग्लादेश में कैसे है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और वो बिंदु क्या है उसको आप देखिए। वो बिंदु है कि सबसे पहले अगर मैं यहां पर इसको बांग्लादेश के रूप में देखूं, तो ये बांग्लादेश है। ये पहले भारत का हिस्सा था, बाद में पूर्वी पाकिस्तान बन गया। जब ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये इधर भारत था, तो उससे पहले हम और जाएंगे, तो इस साइड में जो भारत का हिस्सा, जो बंगाल का क्षेत्र था, उस समय यहां पर एक रियासत थी, कूच बिहार रियासत। जो बंगाल की रियासत थी, कूच बिहार रियासत, उस कूच बिहार रियासत का ये पार्ट था जो बांग्लादेश का बॉर्डर के पास की क्षेत्र है, कूच बिहार रियासत का। और इधर वाला क्षेत्र जो था वो रंगपुर रियासत का था। मतलब भारत और पाकिस्तान, भारत के विभाजन से पहले जहां पर आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, उसमें पश्चिम बंगाल के पूर्वी साइड में एक रियासत थी जिसका नाम था कूच बिहार रियासत, और इधर थी रंगपुर रियासत। और इन रियासतों के राजा जब आपस में लड़ते थे या आपस में समझौते करते थे, तो कई बस्तियां आपस में आदान प्रदान कर देते थे, उनका आपस में अधिकार हो जाता था। जैसे ये रंगपुर रियासत है, और रंगपुर रियासत ने किसी खेल में मान लीजिए कूच बिहार रियासत को हरा दिया, तो कूच बिहार रियासत ने अपना ये क्षेत्र रंगपुर को दे दिया। अब ये क्षेत्र रंगपुर का है और कूच बिहार में है। जब देश आजाद हो गए तो इस साइड में भारत बन गया, इस साइड में पाकिस्तान बन गया, तो ये क्षेत्र किसका हो गया? पाकिस्तान का। और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया तो ये क्षेत्र बांग्लादेश का हो गया। ऐसे कुछ क्षेत्र थे। साथ ही साथ इनके बनने का दूसरा कारण है कि जो इस क्षेत्र में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र और दूसरा गंगा। जैसे मान लीजिए कोई ये क्षेत्र यहां पर है, अब नदी का पानी ऐसे बह रहा है और ये क्षेत्र इस साइड में है। अब अगर नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और नदी का रास्ता बदल के ऐसे आ गया, तो ये बस्तियां भी नदी के उस पार चली जाएगी। कई बार कई बस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ है। उसके डेप्थ में आपको नहीं जाना है, आपको एक तो ध्यान रखना है कि एनक्लेव किसे कहते हैं, दूसरा कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था 119वां, पास होने के बाद कौन सा अधिनियम बना 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब पास हुआ? 2015 में। कितनी बस्तियों का आदान प्रदान हुआ? 162, जिसमें से 111 बस्तियां भारत ने बांग्लादेश को दी और 51 बस्तियां बांग्लादेश ने भारत को सौंपी। कितने नागरिकों को नागरिकता चुनने का अधिकार दिया गया? 50,000 नागरिकों को। लेकिन यह समझौता निश्चित रूप से भारत बांग्लादेश के मध्य संबंधों को स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करेगा। तो इसके आगे हम देखें तो ये होगा, हमारा टॉपिक जो है ये है कि किस प्रकार भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके आगे हम देखें ऑपरेशन समृद्धि क्या है। तो भारत एवं बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन संप्रति का नाम दिया गया है। उसे ऑपरेशन संप्रति का नाम दिया गया है। फिर एक आएगा 3 बीघा कॉरिडोर क्या है। 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? तो देखो सेम चीज, वही एनक्लेव वाली बात है कि ये 2 गांव थे, 2 गांव, और ये गांव जो है
ये बेसिकली बांग्लादेश के थे। और इस साइड में ये बांग्लादेश का एक सिटी है रंगपुर, बांग्लादेश का सिटी है रंगपुर। तो पहले वापस कर रहा हूं, ये बांग्लादेश के दो गांव हैं और इन दो गांवों का नाम है दहाग्राम और अंगारपोता। ये दो गांव हैं, दहाग्राम और अंगारपोता, ये दो गांव हैं बांग्लादेश के। और इस साइड में बांग्लादेश का एक शहर था जिसका नाम था रंगपुर। अब इसमें क्या था कि एक छोटा सा एनक्लेव इन दोनों के बीच में आ गया जिसको हम कहते हैं 3 बीघा। ये है 3 बीघा। और ध्यान रखना, ये 3 बीघा जो जमीन थी ये भारत की थी। मतलब बांग्लादेश के दो गांव दहाग्राम और अंगारपोता को बांग्लादेश के रंगपुर सिटी से जोड़ने वाली एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिसे 3 बीघा कहते हैं। और ये 3 बीघा क्षेत्र जो है इन दोनों गांवों को जोड़ता था। लेकिन जोड़ने वाला अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र जो है वो एनक्लेव जो था वो भारत का था, जिसे 3 बीघा कहा जाता है। अब क्योंकि ये दोनों गांवों के लोग इस साइड नहीं आ सकते, वही बस्ती एनक्लेव वाला मामला है, तो इसको लेकर मतलब 3 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय तक भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव रहा। एक तरफ तो आप देखिए कि हमने बांग्लादेश को आजाद करवाने में कितनी अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन बांग्लादेश में जो तानाशाही शासन आया उसके बाद संबंध बिगड़े, इसलिए ऐसे छोटे छोटे पहलुओं पर भी काम नहीं हो सका। लेकिन 1990 के बाद जब बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हुई और लोकतांत्रिक सरकार बनी तो 1992 के अंदर भारत ने इस क्षेत्र को लीज पर 3 बीघा जमीन को लीज पर बांग्लादेश को सौंप दिया। हालांकि उसका बंगाल ने विरोध किया था। अब चूंकि भारत बांग्लादेश वर्तमान में अपने संबंधों के चरम पर है, ऊंचाइयों पर है, इसलिए भारत सरकार यह तय कर रही है कि जिस 3 बीघा को लेकर विवाद था, अब चूंकि भारत ने क्षेत्र लीज पर पहले ही सौंप दिया है बांग्लादेश को, अब भारत सरकार निर्णय ले रही है कि इसके ऊपर एक फ्लाईओवर का निर्माण करेगी जो इन दोनों गांवों को रंगपुर के साथ जोड़ेगा। उसे कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। उसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये 3 बीघा कॉरिडोर भले छोटा हो, लेकिन भारत बांग्लादेश संबंधों को जोड़ने में और बनाने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। तो एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, एक आपको पता होगा कि भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत में सबसे ज्यादा अलगाववादी और जो आतंकवादी संगठन है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। अब नॉर्थ ईस्ट के कई उग्रवादी या हिंसक अपराधी जैसे असम के उल्फा के लोग भाग करके कहां चले जाते थे? बांग्लादेश के अंदर, और वो सालों वहीं रहते थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश के संबंध भी अच्छे नहीं थे, इसलिए जो भारत से भागकर जो अपराधी बांग्लादेश में जाते थे उनको वहां शरण मिल जाती थी। लेकिन 2008 के बाद जब से शेख हसीना सरकार की वापसी हुई और वर्तमान में शेख हसीना सरकार को लगातार 12 साल हो गए हैं, शेख हसीना सरकार ने भारत सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि की। और इस संधि में काबिले तारीफ जो बात यह थी कि अब तक पाकिस्तान से भी कई अपराधी भाग करके इस सीमा में प्रवेश करते थे। मतलब पाकिस्तान की आईएसआई भी इसका उपयोग करती थी। लेकिन शेख हसीना ने बहुत बेहतर इसका इलाज किया और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि हुई। प्रत्यर्पण संधि के तहत क्या होता है कि मान लीजिए यदि असम का कोई अपराधी भागकर बांग्लादेश में आ जाता है तो बांग्लादेश की सरकार उसे पुनः भारत को सौंप देगी, अगर भारत बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि है तो प्रत्यर्पण संधि का होना भी भारत बांग्लादेश संबंधों की अच्छाइयों की ओर संकेत करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये 10 पॉइंट जो मैंने बोले आपके सामने, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन जब ये पूछे कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए
कौन से प्रयास किए गए हैं। तो मैंने जो 10 पॉइंट अभी तक आपको बताए वो 10 पॉइंट आपको उसमें बताने हैं। ये पॉइंट हमारा हुआ। अब नेक्स्ट इसके आगे बढ़े और आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि वे कौन से बिंदु हैं जो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद उत्पन्न करते हैं। वे कौन से बिंदु हैं जो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद उत्पन्न करते हैं, या भारत बांग्लादेश संबंधों में वर्तमान में कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को अगर नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं, नई दिशा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके मध्य जिन जिन बिंदुओं को लेकर तनाव है उस तनाव को कम करना होगा। अब तनाव क्या है? तनाव पैदा कब होता है? जब एलिगेशंस लगते हैं, आरोप लगते हैं, जैसे भारत द्वारा बांग्लादेश पे आरोप या फिर बांग्लादेश के द्वारा भारत पे आरोप। तो सबसे पहले तनाव को जब हम पढ़ेंगे, तनाव में पहला पाठ हमें लगा कि भारत जो है वो बांग्लादेश पे आरोप क्या लगाता है। भारत द्वारा बांग्लादेश पर आरोप, भारत द्वारा बांग्लादेश पे आरोप, मतलब इंडिया जो है वो बांग्लादेश पे क्या एलिगेशंस लगाता है। अगर उसको हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आएगा अवैध अप्रवास की समस्या। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, अवैध अप्रवास की समस्या। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेशन। अवैध अप्रवास की समस्या, इलीगल माइग्रेशन क्या होता है? जैसे यदि कोई बांग्लादेशी ढाका में भारतीय दूतावास में वीजा के लिए आवेदन करके उसके बाद किसी वैधानिक रास्ते से भारत से बांग्लादेश या बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करता है, तो यह प्रवास लीगल प्रवास माना जाता है। लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, बिना अनुमति के भारत बांग्लादेश की साझी सीमा का उल्लंघन करके अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार के प्रवास को हम अवैध अप्रवास कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखना, चूंकि भारत के साथ बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है और बांग्लादेश में बंगाली संस्कृति है और पश्चिम बंगाल और असम के अंदर भी बांग्लादेश की संस्कृति काफी मिलती जुलती है, अतः लोग सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं। और ये जो अवैध तरीके से जो अवैध बांग्लादेशी आते हैं, ये अधिकांशतः रोजगार के लिए भारत के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, इन सिटीज में ये स्टैब्लिश हो जाते हैं। कच्ची बस्तियों के अंदर, झुग्गी बस्तियां जो होती हैं, स्लम एरियाज के अंदर ये छोटे मोटे रोजगार करते हैं। लेकिन इनमें से सब लोग खराब नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि अवैध तरीके से आप आए, सब खराब हो और फिर ये अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे भारत में अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए अवैध अप्रवास की समस्या भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में तनाव उत्पन्न करने में अहम रोल अदा कर रही है। इसलिए हमारी सरकार इसका प्रयास भी कर रही है कि सबसे पहले भारत बांग्लादेश संबंधों को बेहतर करने के लिए इस अवैध अप्रवास को रोका जाए, क्योंकि ये इलीगल माइग्रेशन जो है आने वाले वक्त में भारत की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ फेस टू फेस बातचीत करके, सरकार के स्तर पर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के तहत बातचीत करके इस मुद्दे का समाधान करना होगा। वो भी तब कि अगर एक तरफ से अवैध अप्रवास बढ़ता रहा और दूसरी तरफ हम लगातार एनआरसी जैसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो एनआरसी पर तो एनआरसी पे काम करें या ना करें, उससे पहले जो अवैध अप्रवास हो रहा है वो रुकना चाहिए, ताकि भारत की संप्रभुता को बचाया जा सके, बंगाल की संस्कृति और बंगाल के रोजगार को बचाया जा सके। यह प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए। तो पहला तनाव जो उत्पन्न होता है वो होता है
अवैध अप्रवास की समस्या। और आप लोग ध्यान रखना, जब 1971 में पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से पर हमला किया, सेना ने वहां पर बलात्कार किए, पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में, तो हजारों बंगाली भाग करके, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से भाग करके असम और पश्चिम बंगाल में आ गए, जिनकी बड़ी संख्या असम में आई। उसी के लिए एनआरसी का प्रोविजन किया गया था, जो वर्तमान में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट से है, उसको हम अलग से देखेंगे। तो एक समस्या जो आपकी है वो पहली है अवैध अप्रवास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेशन, और इसको रोकने का प्रयास दोनों देशों को मिलकर करना चाहिए। दूसरा जो है, बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन हैं, जिनमें से एक का नाम आता है हुज्जी, जिसको हम कहते हैं हरकत उल जिहादी इस्लाम। हरकत उल जिहादी इस्लाम बांग्लादेश का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कहते हैं कि इस संगठन ने भारत के कुछ शहरों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। इसलिए यहां पर यह पॉइंट भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि यह भी किसी न किसी रूप में सीमा पार आतंकवाद का हिस्सा है। तो इस पर भी बांग्लादेश सरकार को रोक लगानी चाहिए। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि हुज्जी से हमारा कोई लेना नहीं है, इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है। फिर भी दोनों राष्ट्रों की सरकार को बैठकर स्पष्ट निर्णय इस पर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट आएगा मादक पदार्थों की तस्करी। मादक पदार्थों की तस्करी, भारत और बांग्लादेश के बीच में मादक पदार्थों की तस्करी भी इस सीमा के माध्यम से होती है, जो कि एक चिंतनीय बिंदु है। तो इस पर भी रोक लीजिए। मादक पदार्थों की तस्करी, छोटी छोटी बच्चियों का व्यापार, इस प्रकार का जो व्यापार है, ये दोनों देशों के बीच में एक प्रकार के तनाव को पैदा करता है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। एक पॉइंट है चकमा शरणार्थी समस्या। इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा, और एक पूरा वीडियो इस पर होगा, चकमा क्या है थोड़ा सा अभी मैं आपको बताऊंगा। अब बांग्लादेश भारत पर क्या आरोप लगाता है, या बांग्लादेश को किन मुद्दों को लेकर भारत के साथ तनाव है, किन मुद्दों को लेकर, उसमें से सबसे पहला बिंदु है द्विपक्षीय व्यापार का असंतुलित होना। मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार दाही के आंकड़े को क्रॉस कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश का मानना है कि भारत निर्यात अधिक करता है, आयात बांग्लादेश से कम करता है, जिससे बांग्लादेश को नुकसान होता है। अतः इस क्रम में दोनों देशों को बैठ करके बातचीत के माध्यम से इसका समाधान करना चाहिए। एक तीस्ता नदी जल विवाद, भारत और बांग्लादेश के मध्य लगभग 53 नदियां साझी नदियां हैं, 53 रिवर्स लगभग बता रहा हूं, जो मेन मुख्य नदियां हैं, और सबसे बड़ी 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है, जो हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर सिक्किम होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही पेयजल और सिंचाई के दृष्टिकोण से अपनी अहम भूमिका अदा करती है। 1984 के बाद इस नदी को लेकर बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार चाहती है कि तीस्ता नदी का बंटवारा 50-50% के आधार पर हो, अर्थात तीस्ता नदी का 50% पानी बंगाल को मिले और 50% पानी बांग्लादेश को मिले। लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, उसने 50% की मांग का विरोध किया है। इसलिए भारत की जो लोकल पॉलिटिक्स है, उसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे पर कोई विशेष फैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन तीस्ता नदी का विवाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में निश्चित रूप से कड़वाहट पैदा करता है। इस क्रम में भारत की मोदी सरकार को कोई अहम फैसला ऐसा लेना चाहिए ताकि बंगाल, हमारे पश्चिम बंगाल को पानी मिल सके और बांग्लादेश को हम संतुष्ट भी कर सकें। ऐसा कोई रास्ता खोजना चाहिए। इसी प्रकार से एक मणिपुर के अंदर बराक नदी पर
एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका नाम है तिपाई मुख नदी परियोजना। तिपाई मुख प्रोजेक्ट के नाम से है। ये तिपाई मुख परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर होगा मणिपुर के अंदर। किस नदी पर है? बराक नदी पर है। ये नदी भी, बराक नदी भी मणिपुर से फिर होते हुए, भारत होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब तिपाईमुख प्रोजेक्ट बना तो बांग्लादेश ने कड़ा ऐतराज किया है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जो मणिपुर में बराक नदी पर है, जिसका बांग्लादेश ने विरोध किया। उसके बाद में एक पॉइंट आपसे लास्ट में ये पूछे कि भारत के लिए भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है? भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछे, इंपॉर्टेंसी ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया, भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व क्या है? मतलब ये कह रहा है कि किस प्रकार बांग्लादेश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब भारत को बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध क्यों स्थापित करने चाहिए। तो इसका उत्तर देने के लिए पहला पॉइंट होगा अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ संबंध स्थापित क्यों करे। तो पहला, अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए। दूसरा पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट, चीन एवं पाकिस्तान को प्रतिसंतुलित करने के लिए। अगर हमारे बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध होंगे तो चाइना बंगाल की खाड़ी में जिस मैरीटाइम सिल्क रूट की संकल्पना कर रहा है, वो भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर उसके इस सपने को चकनाचूर कर सकता है। तो यहां पर चीन एवं पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, इसलिए बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा होगा बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा के लिए। बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा के लिए, बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा, और मैंने कहा आपको कि भारत में सबसे अधिक अलगाववादी, आतंकवादी और सबसे कम विकास जिस क्षेत्र का हुआ है वह भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन। और यदि भारत के बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध होते हैं तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में भी ये अहम भूमिका अदा कर सकता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इनके विकास के अंदर बांग्लादेश सहयोग कर सकता है। पांचवा पॉइंट जो होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववाद एवं आतंकवाद को समाप्त करने में भी इसकी भूमिका हो सकती है। तभी तो भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रत्यर्पण संधि हुई। तो एक पॉइंट ये होगा। छठा पॉइंट आप डाल सकते हो, सिक्स पॉइंट, भारत और बांग्लादेश कुछ मंचों पर संयुक्त है, जैसे सार्क जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन को महत्वपूर्ण किया जा सकता है। तो पहला होगा सार्क। दोनों ही सार्क के सदस्य हैं, और वर्तमान में चूंकि भारत पाकिस्तान के जो विवाद है उसका सबसे अधिक नुकसान अगर किसी संगठन को है तो सार्क का हुआ है। तो सार्क की महत्ता के लिए भी दोनों देश अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जब से सार्क की इंपॉर्टेंस कम हुई है तब से एक संगठन की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, और वो है बिम्स्टेक। इसलिए बिम्स्टेक को मजबूत बनाने में भी दोनों देश अहम रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जैसे संयुक्त राष्ट्र में, WTO में, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान में, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भी बांग्लादेश भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। सबसे बढ़कर बांग्लादेश की भू राजनीतिक स्थिति भारत को आकर्षित करती है, इसलिए भारत के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। यह आपका उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक चुनौती और ध्यान रखना। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछे कि भारत बांग्लादेश संबंधों में आने वाले वक्त में कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, तो मैंने बहुत सारी बता दी है।
अवैध अथर्वास, गुज्जी, चकमा, मादक पदार्थ, तीस्ता नदी, द्विपक्षीय व्यापार, तिपाई मुख। उसके साथ साथ आप एक पॉइंट और जोड़ना, रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या। इसको मैं आपको रोहिंग्या वाले चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित करूंगा। एक तो रोहिंग्या वाला मुद्दा, और एक आपको पता होगा कि भारत सरकार का यह अधिकार है कि वो अपने आंतरिक कानून व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी क्षेत्र की एनआरसी करा सकती है और अब किसी देश के अन्य नागरिकों को नागरिकता दे सकती है। ये अधिकार है, लेकिन संविधान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस क्रम में जो असम में एनआरसी का मुद्दा है और असम में जिस प्रकार से कहा गया कि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, तो एक चिंता की लकीर बांग्लादेश के चेहरे पर भी है कि कहीं ये घुसपैठी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश न करा दिए जाए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह हमारा आंतरिक मामला है, हम अपने आंतरिक तरीके से इसको निपटेंगे। तो हम आशा करते हैं कि एनआरसी, रोहिंग्या मुसलमान जैसे मुद्दों पर भी भारत सरकार कोई ऐसा सकारात्मक कदम उठाएगी जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने इसके लिए स्पष्ट भी किया है। अब एक बिंदु और है, और वो है चकमा, और हम कहेंगे चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी, सबसे पहले आप देखो, ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश और ये भारत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वेस्ट बंगाल, यहां पर भी ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहां पर ये आ गया मेघालय, ये आ गया असम, ये आ गया त्रिपुरा, मिजोरम, और फिर ये हिस्सा म्यांमार के साथ लगता है बांग्लादेश का। यहां पर आप देखोगे पूरा बांग्लादेश एक मैदानी क्षेत्र है, पूरा बांग्लादेश जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान से बना हुआ है। लेकिन ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, ये इलाका पहाड़ी इलाका है, और इस पहाड़ी इलाके को हम कहते हैं चटगांव हिल्स, जिसको CHT भी कहा जाता है, CHT, चटगांव हिल्स रीजन के नाम से जाना जाता है। चटगांव की पहाड़ियां चटगांव हिल्स कहते हैं। और इन चटगांव की पहाड़ियों पर बौद्ध जनजाति निवास करती है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जिन्हें हाजो एवं उसमें महत्वपूर्ण है चकमा। ये चकमा एक जनजाति का नाम है जो बांग्लादेश की चटगांव की पहाड़ियों पर थी, और ये बॉर्डर जो है एक प्रकार से म्यांमार, मिजोरम और त्रिपुरा के पास में है। पूरा बांग्लादेश जो एरिया है वो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। उसके बाद यहां हिंदू जनसंख्या भी है, लेकिन बौद्ध जनसंख्या यहां पर बहुत कम है। अब पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जहां पर हम बांग्लादेश देख रहे हैं, पहले जब भारत का विभाजन हुआ तो इस एरिया का नाम पूर्वी पाकिस्तान था, ये ईस्टर्न पाकिस्तान था। तो जब ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब जब पाकिस्तान बना और ये हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय ही चटगांव की पहाड़ियों पर रहने वाले इन चकमाओं पर जबरदस्त हमले हुए, जिसके कारण उसके बाद कई चकमा भाग करके भारत में आ गए। वो जो भारत में आए उन्हीं को चकमा शरणार्थी कहा जाता है। और जब 1971 में बांग्लादेश बना तो उसके बाद से भी लगातार उनके ऊपर हमले होते रहे हैं। इसलिए समय समय पर चकमा लोग भाग करके भारत में आते हैं। आज भी, मतलब आज की तारीख में 1 लाख चकमा शरणार्थी हैं,
और ये कहां पर है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में है, उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश यहां मुख्यतः है। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि आज भी आप देखोगे तो जो चटगांव की पहाड़ियां जो बांग्लादेश के अंदर है, वहां पर 8.5 लोग इस रीजन के अंदर हैं, जिसमें से लगभग 3.5 लाख के आसपास चकमा आज भी है, लेकिन वहां उनके अधिकारों का, उनकी उनकी जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है। मतलब वहां पर वो अल्पसंख्यक है। तो 1 मिनट के लिए आज जो चकमा वहां उनकी समस्या को छोड़े, मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत की आजादी के बाद जो चकमा पाकिस्तान से भागकर, पूरी पाकिस्तान से भागकर भारत में आए, और उसके बाद बांग्लादेश के निर्माण के बाद 71 के बाद भागकर आए, उन चकमा शरणार्थियों की संख्या आज भारत में 1 लाख से भी ज्यादा है। इसके लिए 1996 में एक समझौता भी भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, लेकिन उसका वास्तव में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। अब आप कहोगे सर वर्तमान में समस्या क्या है? चकमा शरणार्थियों की भारत के संदर्भ में समस्या यह है कि जो चकमा भारत में आ गए तो भारत सरकार ने मानवीय आधार पर उनको जगह दी, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में चकमा सेटल हो गए। अभी जैसे 2 चकमाओं ने मिजोरम के अंदर मेडिकल की परीक्षा पास कर ली, लेकिन मिजोरम की सरकार ने उन्हें 2 सीट देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर उनको 2 सीट देते हैं तो उनके राज्य के नागरिकों की सीट कहीं ना कहीं मरती है। तो एक तरफ तो चकमा यहां आ गए, लेकिन चकमा जो आए वो अगर यहां पर रोजगार प्राप्त करते हैं तो भारत के किसी नागरिक का रोजगार ले रहे होंगे। सबसे बढ़कर सबसे अधिक चकमाओं को सेट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और आपको पता, अरुणाचल प्रदेश एक बौद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र है भारत का, इसलिए वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स हैं अरुणाचल प्रदेश की, और अरुणाचल प्रदेश के जो लोकल नागरिक हैं, वो उनका कहना है कि अगर चकमाओं को लगातार अरुणाचल प्रदेश में सेटल किया गया तो अरुणाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। तो इस क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और भारतीय संसद को मानवता के आधार पर एक तरफ जहां चकमा शरणार्थियों का भविष्य निर्धारित करने में कोई रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के अधिकारों का हनन न हो, इसकी भी व्यवस्था हो। साथ ही साथ भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ भी यह बातचीत करे, दृढ़ सरकार बनकर भी और बराबरी के आधार पर भी, और संबंध बेहतर हो इस आधार पर भी कि बांग्लादेश की सरकार भी उनके क्षेत्र में रह रहे चकमाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करे ताकि वो भागकर भारत में ना आए। चकमा वाला टॉपिक जो है उसको मैं अलग से भी कराने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। एक बार मैंने आपको एक शॉर्ट कहानी उनकी बताने का प्रयास किया है, बाकी बहुत सारा है। इसी में एक कप्ताई बांध है जो बांग्लादेश की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने बनाया था, बाद में बांग्लादेश सरकार ने उसको और बड़ा किया, जिसके कारण भी कप्ताई बांध बनने से जो ये क्षेत्र जहां चकमा रहते हैं उनको वहां से अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इसलिए कप्ताई बांध से जो झील बनी उससे आंसुओं की झील भी कहा जाता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों हमारा ये भारत बांग्लादेश का सेकंड टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया है। आगे हम करंट अपडेट इसी प्रकार से आपके पास लेकर आते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई क्लास के साथ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, उसको शेयर करें, अधिक से अधिक लड़कों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि लॉकडाउन के इस पीरियड में आप अधिकतम अपनी सेल्फ स्टडी को और बेहतर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।